all. Today my topic is virus. Definition of virus. Viruses are ultramicroscopic, non-cellular living particles composed solely of a nucleic acid, DNA or RNA core surrounded by a protein envelope called capsid. तो वायरस एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। यह एक नॉन सेलुलर लिविंग पार्टिकल से बना हुआ होता है। इसमें या तो डीएनए या आरएनए कोर होता है जो कि चारों तरफ से एक प्रोटीन एनवेलप के द्वारा घिरा रहता है। इस प्रोटीन एनवेलप को हम कैप्सिड कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, they are non-cellular and very simple in structure, consisting mainly of a nucleic acid surrounded by a protein envelope called capsid. तो वायरस एक प्रकार से नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका। ये न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है और न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ एक प्रोटीन का एनवेलप होता है। इस प्रोटीन एनवेलप को हम कैप्सिड कहते हैं। दे आर डिवोइड ऑफ द sophisticated enzymatic and biosynthetic machinery essential for independent activities of cellular life. तो वायरस के लाइफ में खुद की कोई मशीनरी नहीं होती है। ये इस मशीनरी को कंप्लीट करने के लिए किसी ना किसी सेलुलर लाइफ के ऊपर ये डिपेंड रहता है। तो ये सेल्फ अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं कर सकता। दे कैन ग्रो ओनली इनसाइड सुटेबल लिविंग सेल्स। तो यह सिर्फ किसी लिविंग सेल के अंदर ही जो कि इसके लायक सुटेबल हो। तो अगर इसको सुटेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है तो सिर्फ ये उसी के अंदर ग्रो करते हैं। They are ultra microscopic and can only be visualized under electron microscope. तो देखिए इसको हम सिर्फ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही इसको हम विजुअल कर सकते हैं। अगर इसको देखना है तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। दे डू नॉट इंक्रीज इन साइज। तो ये अपना साइज इंक्रीज नहीं करते हैं। दे कैन पास थ्रू फिल्टर्स थ्रू विच बैक्टीरिया कैन नॉट पास। तो जिस फिल्टर के द्वारा बैक्टीरिया इजीली पास आउट हो जाते हैं उन फिल्टर के द्वारा इन्हें आप आसानी से पास कर सकते हैं। अ वायरस इज कॉल्ड इधर डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। तो देखिए डिपेंड करता है कि वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल क्या है। अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो वायरस को हम डीएनए वायरस कहते हैं और यदि वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए प्रेजेंट है तो ऐसे वायरस आरएनए वायरस कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेदर इट कंटेन द न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए की प्रेजेंस के बिहाफ पर ही इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। अ वायरस कैन नॉट हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो किसी भी वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट नहीं होता है। वायरस या तो डीएनए कंटेन होगा उसमें या आरएनए होता है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, फर्स्ट कैप्सिड। कैप्सिड को हम प्रोटीन कोड भी कहते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन बाय डीएनए। तो डीएनए जो एंजाइम है उसके डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए तो न्यूक्लिक एसिड का जो प्रोटेक्शन होता है उसके चारों तरफ जो प्रोटीन कोट होता है उसे हम कैप्सिड कहते हैं। तो सेंटर में देखिए न्यूक्लिक एसिड होता है। ये वायरस में देखिए तो न्यूक्लिक एसिड होता है और न्यूक्लिक एसिड चारों तरफ से प्रोटीन कोट के द्वारा कवर्ड रहता है। इस प्रोटीन कोट को हम कैप्सिड कहते हैं। सेकेंड है न्यूक्लिक एसिड कोर। तो देखिए सेकेंड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड कोर। फेज जीनोम कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर रेप्लिकेशन ऑन न्यू फेज। तो देखिए जब भी वायरस को अपना न्यू फेज पार्टिकल बनाना है यानी उसका रेप्लिकेशन करना है तो उसके लिए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसमें पाई जाती है, उसके जीनोम में पाई जाती है यानी न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक्चुअली उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करके रखता है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहती है और कैरी रहती है और इसके रेप्लिकेशन से आगे जाकर न्यू फेज कंपोनेंट्स बन जाते हैं। स्पाइरल प्रोटीन शीथ retracts so that nucleic acid can pass from capsid into host cell's cytoplasm.
तो इसमें क्या है, जो प्रोटीन शीट होती है, स्पाइरल प्रोटीन शीट, इसकी हेल्प से क्या होता है कि वायरस का जो डीएनए मटेरियल है या उसका जेनेटिक मटेरियल है, इजीली होस्ट की सेल में उसके साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है। तो ये स्पाइरल प्रोटीन शीट होती है। एंड प्लेट एंड टेल, तो ये देखिए लास्ट में ये टेल है। अटैचमेंट ऑफ फेस टू स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट ऑन अ ससेप्टिबल होस्ट सेल वॉल। तो किसी भी होस्ट की सरफेस पर अटैच होने के लिए, तो किसी भी होस्ट की सेल की सरफेस पे इसको अटैच होने के लिए इनमें ये टेल या एंड प्लेट पाई जाती है। तो इस एंड प्लेट की हेल्प से ये इजीली किसी भी होस्ट की सेल की सरफेस पर ये अटैच हो जाता है। फिर वायरस में देखिए लिविंग कैरेक्टर अलग होते हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स अलग होते हैं। लिविंग कैरेक्टर्स दे रिप्रोड्यूस एट अ फैंटास्टिक रेट बट ओनली इन लिविंग होस्ट सेल। तो देखिए वायरस रिप्रोड्यूस कर सकता है, बट उसको क्या चाहिए, किसी होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक उसको कोई लिविंग होस्ट नहीं मिलेगा, तब तक वायरस इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। दे कैन म्यूटेट, ये इजीली म्यूटेट भी हो जाते हैं। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, तो दे आर ए सेलुलर। देखिए इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये ए सेलुलर होता है। दैट इज दे कंटेन नो साइटोप्लाज्म और सेलुलर ऑर्गेनेल। तो इसकी सेल में कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते। जैसे हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, बट यहाँ पर सेल के अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, न ही कोई सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं। दे कैरी आउट नो मेटाबॉलिज्म ऑन देयर ओन and must replicate using the host cell metabolic machinery। तो देखिए इनके खुद का कोई मेटाबॉलिज्म प्रोसेस नहीं होता। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, मशीनरी के लिए होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जब तक इनको कोई होस्ट सेल नहीं मिलती है, तब तक ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंप्लीट नहीं कर सकता। न्यू वायरल कंपोनेंट्स आर सिंथेसाइज्ड एंड असेंबल्ड विद इन द इन्फेक्टेड होस्ट सेल। तो नया वायरस का कंपोनेंट तभी बनेगा जब तक कि उसको कोई प्रॉपर होस्ट नहीं मिल जाता। जैसे ही ये किसी होस्ट को इन्फेक्ट करता है, वहां जाने के बाद ये अपने नए वायरल कंपोनेंट्स को बनाता है, सिंथेसाइज करता है, और ये वायरल कंपोनेंट्स आपस में असेंबल होते हैं, और असेंबल होने के बाद न्यू फेस पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ वायरसेस पासेस ईदर डीएनए और आरएनए बट नॉट बोथ। जैसे हमने पढ़ा था कि वायरसेस में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, बट दोनों साथ में नहीं होते हैं। तो ये वायरस के लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स थे। नेक्स्ट, वायरल का इन्फेक्शन, यानी ये अपनी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है। तो जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो ये कुछ फॉलोइंग सिक्वेंशियल इवेंट्स है। तो इन्फेक्शन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंशियल इवेंट्स। फर्स्ट, एड्जॉर्प्शन। टेल पोर्शन ऑफ द फ्रेश पार्टिकल बाइंड टू रिसेप्टर साइट ऑन होस्ट सेल वॉल। तो सबसे पहले जैसे ही वायरस किसी होस्ट को इन्फेक्ट करता है, तो होस्ट सेल वॉल पर उसके रिसेप्टर साइट होते हैं। तो ये जो वायरस है, वो रिसेप्टर साइट पर क्या करता है, अपने टेल पोर्शन की हेल्प से वहां पर जाकर बाइंड हो जाता है। तो यानी होस्ट की सेल वॉल पे क्या पाया जाता है, वहां पर रिसेप्टर पाए जाते हैं, और इन रिसेप्टर पर आने के बाद ये फेस पार्टिकल अपने टेल की हेल्प से वहां पर जाकर अटैच हो जाते हैं। पेनिट्रेशन, spiral protein sheath retracts and an enzyme early muramidase perforated the bacterial cell wall, enabling the phase nucleic acid to pass through the hollow core into the host cell cytoplasm। तो जैसे ही क्या होता है कि होस्ट के कांटेक्ट में वायरस आता है, यानी उसको इन्फेक्ट करता है, तो इसका जो प्रोटीन शीथ होता है, उसके प्रोटीन शीथ में एक एंजाइम होता है। वो एंजाइम जो होता है, देखिए ये अर्ली म्यूरामिडेज एंजाइम होता है। इस एंजाइम की हेल्प से क्या होता है कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या करता है, एक पोर बना देता है। तो पोर बनने से क्या होता है, ये फेस पार्टिकल जो है, उसका जो न्यूक्लिक एसिड है, इस पोर की हेल्प से क्या करता है, होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर जाता है। तो इस पोर की हेल्प से क्या करता है, इसके अंदर एंटर कर जाता है। द एम्प्टी प्रोटीन शेल रिमेन्स अटैच्ड टू द सेल वॉल एंड इज कॉल्ड द प्रोटीन घोस्ट। तो देखिए इसने अपना जेनेटिक मटेरियल तो क्या करा, इसने होस्ट के अंदर लीव कर दिया, वहां पर रिलीज कर दिया, बट इसकी जो प्रोटीन शेल होता है, इसके चारों तरफ का जो ये जो वायरस के चारों तरफ की जो प्रोटीन कवरिंग थी, वो सेल वॉल पर ही बाहर रह जाती है अटैच,
ओनली सिर्फ और सिर्फ उसका न्यूक्लिक एसिड ही अंदर होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको प्रोटीन घोस्ट। Then replication. The phase genome subverts the synthetic machinery which is then used for the production of new phase component. अब जैसे ही फेज का जीनोम होस्ट के अंदर एंटर करता है तो वहां पे जाने के बाद वो उसकी मशीनरी को यूज करता है और यूज करके क्या करता है वहां जाके वो न्यू फेज कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन करता है। देन मैच्योरेशन। The new phase components are assembled and form complete mature virulent phase particle. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो ये नए फेज कंपोनेंट्स बने हैं ये आपस में असेंबल हो जाते हैं, एक दूसरे से असेंबल होते हैं और असेंबल होकर एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल बना लेते हैं। और ये जो वायरस होता है पूरी तरह से फुली मैच्योर होता है। देन रिलीज। लेट म्यूरामिडेज lyses the cell wall, liberating infectious phase particles that are now capable of infecting new susceptible host cell, thereby starting the cycle over again. तो अब क्या होता है कि जो यहाँ पर लेट म्यूरामिडेज एंजाइम क्या करता है वापस से होस्ट की जो सेल वॉल है उसका लाइसिस करता है, यानी उसको विघटित करता है, अपघटन कर देता है। अब वो वहां से जब वॉल डीजनरेट हो जाती है तो वहां से ये इन्फेशियस फेस पार्टिकल जो होता है वो अब बाहर रिलीज होता है। वो बाहर रिलीज होके क्या करता है अब वापस अगेन किसी भी होस्ट सेल को वापस से ये इन्फेक्ट करने में कैपेबल होता है। तो ये वहां जाता है फिर नए वापस होस्ट सेल को क्या करता है ये इन्फेक्ट करता है और इन्फेक्ट करके वापस ये अपनी लाइफ साइकिल को वापस स्टार्ट करता है और फिर वही साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो ये इतने स्टेप्स में ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। ये वायरस शेप्स हैं। तो वायरस का देखिए कॉम्प्लेक्स वायरस, पॉलीहेड्रल वायरस, एनवलप्ड, हेलिकल वायरस, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप है ये वायरस के। साइज एंड शेप। Viruses are very minute particle that can be seen only under electron microscope. तो वायरस बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जा सकते हैं। दे आर मेजर्ड इन मिली माइक्रोन्स, तो इनको मेजर हमसे मिली माइक्रोन में ही इनको हम मेजर कर सकते हैं। जनरली इनका जो साइज होता है वो वेरी करता है। इनका साइज जो होता है 2 mm से लेकर 300 mm मिलीमीटर तक होता है। Very small size and ability to pass through bacterial filters are classic attributes of viruses. तो ये बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं और इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये इजीली बैक्टीरियल फिल्टर से क्या है पास आउट हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। According to the type of the host they infect, viruses are classified mainly into the following 4 types. तो ये जिस होस्ट को ये इन्फेक्ट करता है वायरस उसके बेस पर इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है और इस बिहाफ पर जो वायरस है उनके 4 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 प्लांट वायरसेस इंक्लूडिंग एल्गल वायरसेस। तो जैसे कि अगर प्लांट किसी एल्गी को यदि इन्फेक्ट करता है और उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होगा या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। नेक्स्ट है एनिमल वायरसेस इंक्लूडिंग ह्यूमन वायरसेस, फंगल वायरसेस एंड बैक्टीरियल वायरसेस। तो ये जिसको इन्फेक्ट करा जैसे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा तो बैक्टीरियल वायरसेस और फंगल को अगर इन्फेक्ट करा तो फंगल वायरसेस, एनिमल को करता है तो एनिमल वायरसेस। तो ये जिसको इन्फेक्ट करता है उसके बेस पर इसका नॉमेनक्लेचर किया गया है। फर्स्ट टाइप है प्लांट वायरसेस। दे इन्फेक्ट प्लांट एंड कॉज डिजीज। तो इस तरह के जो वायरस होते हैं मेनली ये प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं और उन्हीं में डिजीज कॉज करते हैं। तो सम कॉमन प्लांट वायरल डिजीजेज आर, तो ये कुछ प्लांट वायरल डिजीजेज हैं जो वायरस के थ्रू होती हैं। फर्स्ट मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको, कुकुम्बर एंड कॉलीफ्लावर, bunchy top of banana, leaf roll of potato, spotted wilt of tomato. Generally, plant viruses have RNA, with the exception of some viruses such as cauliflower mosaic virus, which has DNA. तो ये याद रखिएगा ये कुछ वायरल डिजीजेज हैं जो प्लांट में होती हैं, तो इनके नाम लर्न करने हैं।
देखिए जनरली जो प्लांट वायरसेस होता है इनमें आरएनए पाया जाता है, बट एक ऐसा एक्सेप्शन है ये कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जिसमें कि डीएनए पाया जाता है। तो जनरली तो आरएनए होता है, बट ये एक्सेप्शन है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जिसमें कि डीएनए पाया जाता है। एनिमल वायरस, दे इन्फेक्ट एनिमल्स एंड कॉज डिजीज। तो ये वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं और उनमें डिजीज कॉज करते हैं। द न्यूक्लिक एसिड इज इधर डीएनए और आरएनए, इनमें भी सेम न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होता है या क्या होता है इसमें आरएनए होता है। सम ऑफ द डिजीज कॉज बाय वायरस इन ह्यूमन बींग्स आर कॉमन। तो ह्यूमन बींग्स में इसके द्वारा जो कॉमन डिजीज होती है जैसे कॉमन कोल्ड है, मीजल्स है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स, जॉइंटिस, हर्पीस, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई जी, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मम्स, रैबीज, एड्स एंड सार्स। तो ये कुछ कॉमन डिजीजेज हैं जो एनिमल में होती है। वायरस ऑल्सो कॉज डिजीज इन कैटल। कैटल में भी वायरस कोई डिजीज कॉज करता है जैसे फूट एंड माउथ डिजीज इन कैटल। तो ये कुछ कैटल में होने वाली डिजीजेज हैं जो वायरस से होती हैं। वायरस दैट कॉज डिजीज इन फंजाई आर कॉल्ड माइकोफेज। यदि वायरस के द्वारा फंगस में कोई डिजीज कॉज होती है तो इन्हें हम माइकोफेज कहते हैं। वायरसेस दैट अटैक ब्लू ग्रीन एल्गी, यदि वायरस ब्लू ग्रीन एल्गी को अटैक करते हैं तो साइनोबैक्टीरिया एंड कॉज डिजीज आर कॉल्ड साइनोफेज। तो हम जानते हैं इनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं और इनमें ये डिजीज कॉज करते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं साइनोफेज। बैक्टीरियोफेज, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो वे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, इन्हें हम फेज भी कहते हैं। इट इज टेडपोल लाइक एंड द न्यूक्लिक एसिड इज डीएनए। तो देखिए ये जनरली देखने में टेडपोल की तरह होता है और इसमें न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, सिर्फ डीएनए होता है। इसके एग्जाम्पल है T2, T4, T6 एंड बैक्टीरियोफेजेस। तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ फेज। तो देखिए फेज की जो लाइफ साइकिल है ये डिफरेंट टाइप्स की होती है और टू टाइप्स की लाइफ साइकिल पाई जाती है वायरस में। फर्स्ट होती है लाइटिक साइकिल एंड देन सेकंड होती है लाइसोजेनिक साइकिल। तो ये लाइफ साइकिल की दो टाइप्स हैं। तो फर्स्ट है लाइटिक साइकिल या वायरुलेंट साइकिल। इंट्रासेलुलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फेज एंड्स इन द लाइसिस ऑफ द होस्ट बैक्टीरियम एंड द रिलीज ऑफ प्रोजेनी वायरस। रेप्लिकेशन ऑफ वायरुलेंट फेज टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेज। तो देखिए ये डिफरेंट स्टेजेस है, इसमें यहाँ पर फेज पार्टिकल का रेप्लिकेशन होता है। जैसे फर्स्ट नंबर पे हमने अभी शॉर्ट में पढ़ा था एड्सॉर्प्शन। तो इसमें क्या होता है कि देखिए सेम जो फेस कंपोनेंट्स है वो होस्ट की सरफेस पर, यानी मान लीजिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सरफेस पर टेल की हेल्प से क्या हो जाता है वो अटैच हो जाता है और इस प्रोसेस को हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं। जब ये स्पेसिफिक होस्ट से जाकर ये फेस पार्टिकल वहां पर अटैच हो जाता है तब जाकर ये अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करता है। देखिए आर्टिफिशियल इंजेक्शन बाय डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ फेस डीएनए कैन बी अचीव्ड इवन इन द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया दैट आर ऑफ ससेप्टिबल टू फेस। तो ये देखिए अपने जो ससेप्टिबल इसको होस्ट मिलता है उसके स्ट्रेन के बेस पर वो उसको आइडेंटिफाई करता है और वहां जाके ये इसको इंजेक्ट करता है। The injection of a bacteria by the naked phase nucleic acid is known as transfection। तो यहाँ पर बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है, फेस पार्टिकल के द्वारा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं ट्रांसफेक्शन। एक्चुअली वहां पे क्या है, फेस का न्यूक्लिक एसिड जो होता है, नेकेड न्यूक्लिक एसिड जो होता है वही उसमें क्या है बैक्टीरिया के अंदर जाकर इन्फेक्ट होता है, इसलिए इसको हम ट्रांसफेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होता है पेनिट्रेशन। The process of penetration resembles injection through a syringe। तो जैसे सिरिंज के थ्रू यदि हम किसी में इंजेक्शन लगाते हैं तो इस प्रोसेस को हम पेनिट्रेशन कहते हैं। हम द फेज डीएनए इज इंजेक्टेड इनटू द बैक्टीरियल सेल थ्रू द होल पोर। इससे हमने पहला पढ़ा था कि जो एंजाइम होता है वो होस्ट की सेल वॉल में एक होलो पोर बनाता है, एक पोर बना लेता है। उस पोर की हेल्प से फेस का डीएनए जो होता है उसके अंदर एंटर कर जाता है। तो यहाँ पे होस्ट कौन है, बैक्टीरियल सेल है। तो बैक्टीरियल सेल में एक होलो कोर बन जाता है और उसकी हेल्प से उसका डीएनए उसके अंदर इंजेक्ट हो जाता है।
और आफ्टर पेनिट्रेशन द एम्प्टी हेड एंड द टेल ऑफ द फेस रिमेन आउटसाइड द बैक्टीरिया इज द शेप। तो पेनिट्रेशन के बाद क्या होता है, जो फेज है वो अपना हेड और अपने टेल को क्या करता है, वो बाहर ही रखता है, वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर नहीं होने देता है, इसको बैक्टीरिया सेल वॉल से बाहर ही रखता है। देन सिंथेसिस ऑफ फेज कंपोनेंट्स। ड्यूरिंग दिस स्टेज सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। तो देखिए अब इस स्टेज में क्या होता है कि जब बैक्टीरियल सेल में एक बार फेस का डीएनए एंटर कर जाता है, तो वहां जाने के बाद ये क्या करता है, बैक्टीरियल प्रोटीन बनाता है, डीएनए बनाता है, फिर आरएनए बनाता है, तो ये इन सब का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। On the other hand, phase DNA, head protein and tail protein are synthesized separating in the bacterial cell. तो पहले क्या होता है, बैक्टीरिया सेल में सब टाइप के ये पार्ट बनते हैं, जैसे कि पहले फेस का डीएनए बनेगा, फिर उसका हेड का प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, फिर इसके टेल की प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये सबका सेपरेट सेपरेट यहाँ पर सिंथेसाइज होता है। The DNA is completely packaged inside the polyhedron head and finally the tail structures are added. तो देखिए क्या होता है कि सारे कंपोनेंट्स अलग अलग बन गए वायरस के। अब क्या होगा, इसके हर कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ पैकेज बनाते हैं, पैक होते हैं एक दूसरे के साथ। जब कंप्लीटली एक दूसरे के साथ पैक हो जाते हैं, किसके अंदर, हेड के अंदर। तो पहले तो हेड बन गया, पॉलीहेड्रल हेड बन गया, हेड के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल एंटर कर दिया, फिर सबसे लास्ट में आके उससे टेल वाला पार्ट जो होता है वो अटैच हो जाता है, और इस तरह से कंप्लीट वायरस का पार्टिकल बन जाता है। द असेंबली ऑफ फेस कंपोनेंट्स इनटू मैच्योर इन्फेशियस फेस पार्टिकल इज नोन एज। तो देखिए जब ये पूरे के पूरे फेस के कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, असेंबल हो जाते हैं, तो इससे पूरा कंप्लीट एक फेस पार्टिकल बन जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, इनका मैच्योरेशन होता है, और लास्ट में ये जो मिच्योर जो फेस पार्टिकल बने हैं ये रिलीज हो जाते हैं। तो लास्ट स्टेज है रिलीज ऑफ फेजेस। रिलीज ऑफ फेजेस टिपिकली टेक्स प्लेस बाय द लाइसिस ऑफ द बैक्टीरिया सेल। तो अब लास्ट स्टेज में क्या होता है, बैक्टीरिया सेल का लाइसिस होता है, विघटन होगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो फेस के पार्टिकल हैं जो मिच्योर हो चुके हैं वो क्या होते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं। During the replication of phases, the bacterial cell wall is weakened and it assumes a spherical shape and finally burst or lysis. तो जब फेज का रेप्लिकेशन होता है, जब वो अपनी कॉपी बना रहा होता है, तो उस समय क्या होता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो वीक हो जाती है, और वीक होने की वजह से क्या होता है, वो अपना शेप कैसा कर लेता है, बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप का हो जाता है, और अंत में क्या होता है, वो पूरी तरह से बस्ट हो जाती है बैक्टीरिया की सेल। तो जब उसकी सेल वॉल जो होगी, बैक्टीरिया की सेल वॉल वीक हो जाएगी, तो फाइनली वो क्या हो जाती है, बस्ट हो जाती है, और बस्ट होने से क्या होता है, जो वायरस के फेस पार्टिकल जो हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो मेच्योर डॉटर फेजेस आर रिलीज। तो फाइनली ये क्या हो जाते हैं, रिलीज्ड हो जाते हैं। तो ये थी लाइटिक साइकिल। सेकंड है लाइसोजेनिक साइकिल। The temperate phases enter into a symbiotic relationship with the host cell. There is no death or lysis of the host cell. तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है कि इससे पहले हमने जो लाइटिक साइकिल में पढ़ा, वहां पर होस्ट सेल का लाइसिस हो जाता है, यानी होस्ट सेल की तो डेथ हो गई, यानी वहां पे जो बैक्टीरिया थी वो तो पूरी तरह से डेथ हो गई। बट इस साइकिल में क्या हो रहा है, जो होस्ट है इसका जब लाइसिस होता है तो उसकी डेथ नहीं होती है यहाँ पर। Once inside the host cell, the temperate phase nucleic acid become integrated with the bacterial genome. तो जैसे ही होस्ट सेल के कांटेक्ट में फेज आता है, तो वो उसके अंदर एंटर करता है, और एंटर करने के बाद वो अपने जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, बैक्टीरियल जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर देता है, यानी उसके साथ वो मिक्स हो जाता है। बैक्टीरिया का जीनोम और यहाँ पर वायरस का जीनोम दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। नाउ द इंटीग्रेटेड फेज न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड ए प्रोफेज। अब यहाँ पर जो बैक्टीरिया का जीनोम और वायरस का जीनोम जो एक दूसरे से मिलता है, तो उसको हम कहते हैं प्रोफेज। द प्रोफेज बिहेव्स लाइक अ सेगमेंट ऑफ द होस्ट क्रोमोसोम एंड रेप्लिकेट अलोंग विद इट। तो यहाँ पर जो प्रोफेज है, प्रोफेज जो है वो होस्ट क्रोमोसोम के सेगमेंट की तरह वर्क करता है, और क्या करता है, वो खुद रेप्लिकेट होता है, अपनी कॉपी बनाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोजेनी।
तो जब वो होस्ट का जो क्रोमोसोम है वो अपने सेगमेंट्स को क्या करता है, उसकी कॉपी बना रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, तो इस फिनोमेन को हम लाइसोजेनी कहते हैं। द बैक्टीरियम दैट कैरीज अ प्रोफेज विद इन इट जीनोम इज कॉल्ड लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसमें प्रोफेज है और साथ में उसका जीनोम भी प्रेजेंट है, तो इसे हम लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया सेल की डेथ नहीं हुई है, बैक्टीरिया सेल के साथ फेज का डीएनए भी उसमें अटैच्ड है। इंटरफेरॉन्स, दे आर द होस्ट कोडेड प्रोटीन्स ऑफ साइटोकाइनिन फैमिली। तो देखिए साइटोकाइनिन की एक फैमिली होती है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं, होस्ट को कोड करते हैं ये, और वायरल रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं। तो इनका मेन काम क्या है, वायरस की रेप्लिकेशन को रोकना होता है। तो साइटोकाइनिन की जो फैमिली होती है, जो क्या करते हैं, प्रोटीन कोड करते हैं होस्ट के, इस ग्रुप को हम इंटरफेरोन्स कहते हैं। और ये इंटरफेरोन्स क्या करते हैं, वायरल रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं, उसको स्टॉप करते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय इंटैक्ट एनिमल और कल्चर्ड सेल्स इन रेस्पॉन्ड टू वायरल इन्फेक्शन और अदर इंड्यूसर। तो ये एक्चुअली क्या होते हैं कि जब भी किसी वायरल का इन्फेक्शन होता है तो उसके रेस्पॉन्स से ये बनते हैं। तो बिना इन्फेक्शन के या बिना किसी इंड्यूसर की हेल्प के ये नहीं बन सकते। दे आर बिलीव टू बी द पार्ट ऑफ बॉडीज फर्स्ट लाइन और डिफेंस अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। तो इससे क्या होता है, वायरस के अगेंस्ट इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। Significance of virus. Virus are a kind of biological puzzle to biologists since they are at the threshold of living and non-living things, solving the characters of both. तो वायरस देखा जाए तो एक बहुत बड़ी पजल है ये बायोलॉजिस्ट के लिए। उनके लिए समझना बड़ा मुश्किल था उस समय कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये बात पहले समझ में नहीं आ रही थी। बट बाद में ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि वायरस एक्चुअली क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक है। Viruses are very much used as biological research tool due to their simplicity of structure and rapid multiplication. तो वायरस का देखिए रिसर्च टूल के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है और इसमें मल्टीप्लिकेशन की रेट बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल रिसर्च टूल के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। तो दे आर यूज वाइडली यूज इन रिसर्च स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मेडिसिन। तो देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र में, जेनेटिक इंजीनियरिंग और मेडिसिन की फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। Viruses are used in eradicating harmful pests like insects. Thus, they are used in biological control program. तो बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोग्राम में भी वायरस का यूज किया जाता है। तो प्लांट वायरसेस कॉज ग्रेट कंसर्न टू एग्रीकल्चरिस्ट बाय देयर पैथोजेनिक नेचर। तो जो ये एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं तो ये इसकी पैथोजेनिक नेचर की स्टडी भी करते हैं, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलती है वायरस से, क्योंकि वायरस क्या है, डिजीज कॉज करता है, पैथोजेनिक नेचर का होता है। तो बैक्टीरियोफेज अटैक द एंड टू फिक्सिंग बैक्टीरिया ऑफ सॉइल एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो बैक्टीरियोफेजेस क्या करता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में, उनके ऊपर ये अटैक करता है। यदि ये उनके ऊपर अटैक करेगा उन बैक्टीरिया के ऊपर, तो फिर वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं वो फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। इससे क्या है, सोइल की फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो इससे क्या होता है, सोइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। इन इंडस्ट्री वायरसेस आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सेरा एंड वैक्सीन। तो देखिए वैक्सीन प्रोडक्शन में भी इंडस्ट्री के फील्ड में वायरस का काफी यूज किया जाता है। तो ये वायरस के कुछ सिग्निफिकेंस थे, ये कुछ क्वेश्चन है वायरस के। तो ये आज का, ये आप लोग का नया ग्रुप बन गया है क्या भी आज? इसमें इतने कम कैसे जुड़े हैं आज? हाँ भाई, आज सिर्फ 7 स्टूडेंट जुड़े हैं, क्या प्रॉब्लम है? 7 भी नहीं, 5 स्टूडेंट्स कहाँ रह गए आज सब? आपका ग्रुप देखना पड़ेगा भाई, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ग्रुप में। यस अटेंडेंस। मैम केमिस्ट्री की क्लास का तो लिंक ही नहीं मिलता। क्यों? केमिस्ट्री वालों ने तो तुम्हारा पता ग्रुप नहीं, बनाया है।
केमिस्ट्री उस वाले ग्रुप में तो मैं ऐड ही नहीं हूँ। पता नहीं क्या कर रखा है, इनको तुम्हारा मेंटोर बना रखा है। एक्चुअली मैंने तो सिर्फ है ना इंडक्शन जो प्रोग्राम था ना आपका, आपको पता होगा, इंडक्शन प्रोग्राम में मैंने एक ग्रुप बनाया था। मुझे सिर्फ उस वक्त जानकारी दी गई थी तो मैंने इंडक्शन में एक ग्रुप बनाया था। इसके बाद क्या, ये जो आपकी केमिस्ट्री वाला ग्रुप है ना, ये लोग बनाएंगे आपका ग्रुप। अब आपकी जो मेंटोर है ना, वो मैडम है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है, विष्णु मैम से बात करो आप, ठीक है? अगर ठीक है। मैं आपको हेल्प करने से मना नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी जो मेंटोर है वो विष्णु मैडम है। विष्णु सावरिया जो केमिस्ट्री पढ़ाती हैं आपको, वो आपकी मेंटोर है। मैं तो एक्चुअली क्या, मुझे इंडक्शन ग्रुप में इंडक्शन टाइम में मुझे आपको आपका एक ग्रुप बनाने के लिए कहा गया था। तो मेरे पास 20 स्टूडेंट्स की जो लिस्ट दी गई थी, मैंने उनका एक ग्रुप बनाया था। बट लेकिन उसके बाद तो मैडम को करना था ये सारा, कि आपको एक ग्रुप बनाना था, जोड़ना था आप लोगों को। आज भी देखो यही प्रॉब्लम हो गई। सर कह रहे थे मैथ्स का बायो का ग्रुप बन गया मैडम, इसी ग्रुप में शेयर करो आप। और आज मैंने उस ग्रुप में शेयर करा तो मेरे 4 बच्चे जुड़े आज क्लास में। इससे पहले तो मैं उसमें डालती थी तो मेरे कम से कम 20 बच्चे जुड़ जाते थे, 9 तो हो ही जाते थे। आज तो देखो 4 स्टूडेंट्स हैं। हाँ, अटेंडेंस। मैम हम उस मैम दूसरे मेरे वाले पास ग्रुप में ऐड नहीं है। मैं उन मैम से दोबारा बात करती हूँ। मैडम आप ग्रुप ढंग से बनाइए, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं ग्रुप से, ठीक है ना? मैम मेरे पास भी कोई लिंक नहीं आया मैम। मैंने भी सुखविंदर सर से बोला तो उन्होंने मेरे को पर्सनली लिंक भेजा अरे क्लास ये अटेंड इन्होंने करने पता के नहीं लिए। क्या किया है, आज ये पता नहीं बायो का अलग बना दिया, बीएड का अलग बना दिया, मैथ्स का अलग बना दिया। पहले तो इन्होंने तीनों ग्रुप एक बनाए थे, और आज पता नहीं क्या किया इन्होंने। अब मैं दोबारा देखती हूँ और मैं बात करती हूँ कि या तो बायो का ग्रुप ही अलग कर दो आप और मैथ्स का अलग कर दो आप, और फिर जिन जो केमिस्ट्री वाली फैकल्टी दोनों को लिंक सेंड करे, बायो और मैथ्स वालों को। तो ये कंफ्यूजन हो रहा है एक्चुअली इससे बहुत ज्यादा। मेरे साथ ही हो गया आज तो। अभी बच्चे फोन कर रहे थे, अब मैं क्लास लूँ या फोन रिसीव करूँ? एक्चुअली क्या, मैं रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो अभी मुझे रिकॉर्डिंग ऑफ करनी पड़ी है। एक मिनट देखो ऑफ हुई भी कि नहीं हुई। देखिए रिकॉर्डिंग